लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रचार के बाद मतदान की तैयारियां पूरी हैं और इस चरण में 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। इनमें पूर्वी त्रिपुरा की एक सीट भी शामिल है, जहां 11 अप्रैल को मतदान होना था, लेकिन बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण इसे टाल दिया गया था। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटों पर, वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें इस चरण में शामिल हैं। उड़ीसा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव की एक सीट पर मतदान होना है। इस दौर में कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनाव मैदान में हैं और जिन दिग्गजों पर सबकी नजरें हैं उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयप्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम शामिल है। वहीं ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। इस दौर में विधानसभा की 42 सीटों पर मतदान होना है। ओडिशा में पहले चरण में 28 और दूसरे चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। तो कल के मतदान को लेकर फिलहाल किस तरह की सरगर्मियां हैं, तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हम अपने अलग अलग राज्यों में मौजूद संवाददाताओं का रुख करेंगे। गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह शिवरान, वहीं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं नवविक्रम सिंह, साथ ही बिहार से अखिलेश सुमन और केरल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता रजत केन। और बात पहले गुजरात की करें तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। बीजेपी के लिए गुजरात सबसे अहम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गृह राज्य है। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट सबसे अहम सीटों में से एक है। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी साल 1998 से इस सीट पर जीतते आए, लेकिन इस बार पार्टी ने यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी, मगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। अब राज्य में मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ गुजरात की सीमाएं सील कर दी गई हैं। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम 24 घंटे सक्रिय है। गैर कानूनी प्रवृत्तियों पर नजर रखने के लिए पुलिस को सतर्क भी रखा गया है। सीधा अहमदाबाद रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शिवरान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। अहमदाबाद जिस पर सबकी नजरें हैं, एक तरह से गुजरात पूरा कल मतदान करने निकलेगा। सभी 26 सीटों पर कल वोटिंग है। रविंद्र, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या माहौल नजर आ रहा है कल की वोटिंग को लेकर? जी देखिए, पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ कर ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का काम सवेरे 8 बजे से यहाँ पर शुरू हो गया है और जो अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी मत मशीनें जानी हैं पीठासीन अधिकारियों को वो दे दी जा रही हैं, ताकि वो सही टाइम पर अपने अपने क्षेत्र में पहुँच जाएँ। और एक एक्स्ट्रा मशीन्स दी जा रही हैं, अगर किसी तरह के वहाँ पे मशीन में दिक्कत आए तो उसको ठीक कर सकें। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए हैं। कुछ जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर अधिक सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगाई गई है। उसके साथ गुजरात पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग भी साथ साथ लगे हुए हैं और त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर लगाई गई है। पूरी कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि दूर दराज के इलाकों में जाएँ और जहाँ जहाँ एक ऐसा भी जूनागढ़ के इलाके में एक ऐसा जगह भी है जहाँ पर केवल एक मतदाता है और वो मूल जो शहर है वहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर जंगलों में स्थित है। वहाँ केवल एक मतदाता है। उसके लिए भी विशेष तौर पर बूथ जो है वहाँ पर बनाया गया है। तो हर तरह से कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। स्वीप कैंपेन के माध्यम से जन जन तक पहुँचने की कोशिश की गई है और उनका मताधिकार किस तरीके से बढ़े उसकी कोशिश यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, टीवी अखबार में जिस तरह से कैंपेन चलाया गया है, ये तमाम कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो निजी संस्थान हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए, जिससे कि
अधिक से अधिक मतदान यहाँ पर हो। चुनाव आयोग के साथ साथ ये जो निजी संस्थाएं हैं वो भी अपने कर्मचारियों को जिनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वोट का गुजरात के किसी भी क्षेत्र में, उनको कल की पेड लीव्स कुछ लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ उनको फ्लेक्सिबल आवर्स दे रहे हैं। यानी पुख्ता इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। अब देखना होगा गुजरात किस तरह से कल वोटिंग में हिस्सा लेता है। फिलहाल रवीना बने रहिए। अब हम गुजरात के बाद रुख करते हैं दक्षिण का, केरल का रुख करेंगे। केरल में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत सभी 20 लोकसभा सीटों पर मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य की 20 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा और इन पर 227 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य की वायनाड लोकसभा सीट खास चर्चा में है। इस सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रजत केन हमारे संवाददाता केरल के कोच्चि से फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम रजत का रुख करेंगे। रजत, साक्षरता की बात करें तो अव्वल नंबर पर रहता है केरल हमेशा, और वोटिंग की बात करें तो भी हमें यहाँ अच्छा खासा मतदान देखने को मिलता है। फिलहाल कल के मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह और तैयारियां आपको केरल में नजर आ रही हैं? तो केरल की सभी लोकसभा सीटों पर कल एक ही चरण में मतदान होना है। 20 लोकसभा सीटें हैं केरल में और एक साथ सभी 20 लोकसभा सीटों पर मतदान कल होना है। इन सीटों पर 227 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस बार केरल की वायनाड सीट खासी चर्चा में है क्योंकि यहां से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। चलिए हम रजत से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात कुछ और राज्यों की करते हैं जहां कल वोटिंग होनी है। इनमें से एक राज्य बिहार है जहां तीसरे चरण में झांझरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीटों पर मतदान कल होना है। राज्य में तीसरे चरण की 5 सीटों पर 82 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 88 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे। बिहार की राजनीति में मधेपुरा की सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है और इस बार इस सीट पर पप्पू यादव और शरद यादव के बीच सियासी जंग है। और बिहार में किस तरह की तैयारियां हैं जानने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन मधेपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, आप जिस सीट पर इस समय मौजूद हैं जाहिर तौर पर वो भी खासी चर्चा में है। पप्पू यादव और साथ ही शरद यादव का मुकाबला है। 5 सीटें कल के चरण में शामिल होनी है। किस तरह के बंदोबस्त दिख रहे हैं फिलहाल? देखिए प्रीति, यहाँ बंदोबस्त आमतौर पे अच्छा रहता है इसलिए कि बिहार के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ मतदाता काफ़ी जागरूक हैं और चुनाव आयोग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मतदाता आएँ बूथों पर और वोट दें। जिस तरह का राजनीतिक विभाजन बिहार में देखा जाता है उस विभाजन में इस चरण का जो मतदान है काफ़ी अहम है और इसलिए अहम है। जानते हैं कि शरद यादव ने जब जेडीयू छोड़ा तो नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन से शरद यादव को मिला है और शरद यादव को मिलने का मतलब है कि नीतीश कुमार के लिए सीधी चुनौती, और इसीलिए नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से यहाँ पे पड़ाव डाले हुए थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी थे, कल यहाँ से गए हैं। तो इस मामले में मधेपुरा, झंझारपुर, सुपौल ये 3 जो सीटें हैं काफ़ी अहम हैं प्रदेश की राजनीति में। और इसमें एक खास बात यह भी है कि 2 सीटें बदली गई हैं। मधेपुरा की सीट पहले आरजेडी के पास ही थी लेकिन आरजेडी के पप्पू यादव से हटाकर उन्हें शरद यादव को दिया गया है। तो इसमें काफ़ी अहम प्रतिष्ठा का सीट बन गया है पप्पू यादव के लिए भी। लेकिन यह माना जा रहा है कि यह त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि आरजेडी और पप्पू यादव का वोट बैंक अगर कहें जो सामाजिक संतुलन के हिसाब से कहें तो एक ही तरीके का है, लेकिन दिनेश चंद्र यादव के साथ उनका मुकाबला हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और रोचक बात यहाँ पे ये है कि सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी लड़ रही हैं, वो कांग्रेस के टिकट से लड़ रही है। तो काफी दिलचस्प है कि पति निर्दलीय लड़ रहा है आरजेडी के खिलाफ और आरजेडी के साथ जिसका समझौता है पत्नी वहां से उनके खिलाफ लड़ रही। तो एक बड़ा रोचक मुकाबला है। और जो एक तीसरी बात सबसे अहम है कि पूरे देश की राजनीति में मधेपुरा का एक अहम रोल रहा है क्योंकि मंडल आयोग जिसकी बात आप सुनती हैं, मंडल आयोग की जिसने रिपोर्ट दी थी विदेश्वर प्रसाद मंडल यही के मधेपुरा के थे और उन्होंने उनकी रिपोर्ट के बाद ही पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल आया और फिर आरक्षण लागू करना पड़ा पूरे देश के लोगों को। तो इस मामले में मधेपुरा की सीट काफी अहम है एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिलचस्प बात आपने बताई है अखिलेश। और बिहार के बाद हम एक बार फिर से
रजत का रुख करेंगे, केरल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, आप तक आवाज शायद पहुंच नहीं पाई थी। केरल, हम साक्षरता की बात करते हैं तो केरल का जिक्र सबसे पहले आता है। वोटिंग की बात करें तो भी हम यहाँ देखते हैं कि लोग काफी उत्साह में यहाँ वोटिंग करते हैं, अच्छा प्रतिशत देखने को मिलता है। कल की तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो पूरा केरल कल एक तरह से एक साथ वोटिंग के लिए जाएगा, किस तरह के बंदोबस्त हैं? शुक्रिया प्रीति, यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि केरल का जो मतदाता है काफ़ी जागरूक है। पिछली दफ़ा भी यहाँ पे 2014 में 74% के आसपास पोलिंग हुई थी। असेंबली इलेक्शंस में उससे ज़्यादा ही पोलिंग हुई थी। तो पोलिंग जो है केरला में अच्छी है, और जहाँ तक पोलिंग की बात करें तो शांतिपूर्वक रहती है। कुछ जो उत्तरी केरला है, कुछ इलाकों में छुटपुट घटना ज़रूर देखने को मिलती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है हम बात करें केरल की, तो यहाँ पे जो मतदाता है जागरूक है, और कई इनिशिएटिव्स भी जो हैं इलेक्शन कमीशन ने पहले लिए हुए हैं, तो उसका जो है फल देखने को मिल रहा है। साथ में एजुकेशन का स्तर यहाँ पे अच्छा है, तो उनको पता है अपने अधिकारों के बारे में, जो है उनको जागरूकता है, उनको पता है कि वोट की क्या अहमियत होती है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे मतदाताओं को लाने के लिए जो है कोई खासा प्रशासनिक इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे जो पार्टी वर्कर्स हैं, डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हर एक बूथ से जो है उनका वोटर्स आए और वोट करे। तो कल जो है जब यहाँ पे पोलिंग होगी पूरे के पूरे केरल में, तो एक बार फिर से जो है हमें उम्मीद है कि अच्छी ही और अच्छे प्रतिशत की वोटिंग होगी। वहां तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कल वोटिंग होनी है। इनमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीटें शामिल हैं। इस चरण में ये कुल 10 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी और 120 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तीसरे चरण की दिलचस्प सीटों में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की बीजेपी से सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। और इसके अलावा तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में आजम खान, जयप्रदा, शिवपाल यादव, वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य, धर्मेंद्र यादव और संतोष गंगवार जैसे नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। और फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि फिरोजाबाद में मौजूद है। नवविक्रम, अभी जो 10 सीटें हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं हर सीट एक तरह से दिलचस्प है, तमाम बड़े नाम तो हैं ही, और इन 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है जबकि 3 पर समाजवादी पार्टी का। फिलहाल किस तरह की सरगर्मियां और तैयारियां कल के मतदान को लेकर दिख रही हैं? देखिए प्रीति, आपने ठीक कहा कि 10 में से जो 7 सीटें हैं बीजेपी के पास हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 में जिस तरीके से 80 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, उसमें से 3 सीटें केवल इन 10 सीटों में शामिल थीं। तो एक जहां अपना किला बचाने में कामयाब हो पाई थी, जहां अपनी कुछ सीटें बचाने में कामयाब हो पाई थी समाजवादी पार्टी, वो यही इलाका है। और इस इलाके में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि एक बार फिर अपनी जीत को बरकरार ही ना रखा जाए बल्कि उसे बढ़ाया जाए। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की है। साथ ही सपा बसपा का जो गठबंधन है उससे उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर जीत हासिल करेगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल समाजवादी पार्टी के सामने वही है जिस तरीके से फिरोजाबाद में शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं अपने ही भतीजे के खिलाफ, और इसके अलावा उनका जो आसपास के क्षेत्र में प्रभाव है, सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने वही है। इसके अलावा अगर चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो प्रीति, चुनाव आयोग ने यहाँ पर 10 लोकसभा क्षेत्रों में पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कल वोटिंग के लिए उत्तर प्रदेश में भी बाहर निकले। और जैसा आप समझा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बेहद दिलचस्प मुकाबला, और कहीं ना कहीं जो तमाम 10 सीटें हैं, हर एक सीट पर बहुत ही रोचक मुकाबला में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम आपका, अखिलेश सुमन आपका, रजत केन आपका और रविंद्र सिंह शोरान आपका भी इस तमाम बातचीत और जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे के चरणों की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7वें और आखिरी चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान होगा। 7वें चरण के लिए 29 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल को होगी और 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 मई को होगा जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी।
19 मई को 7वें चरण में 59 सीटों पर मतदान होना है। 7वां और अंतिम चरण उत्तर प्रदेश और पंजाब की इस चरण में 13-13 सीटें हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8, जबकि हिमाचल की भी 4 सीटें इस चरण में शामिल हैं। झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग होगी और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। पहले महाराष्ट्र के दिंडोरी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद नंदुरबार में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री दिंडोरी और नंदुरबार में बीजेपी उम्मीदवार भारती पवार और केंद्रीय मंत्री सुभाष भामरे के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा करेंगे। वो राजस्थान के उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री का जोधपुर में जनसभा का कार्यक्रम है। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17 और राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान 29 अप्रैल को होना है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अमित शाह हावड़ा, नादिया, बीरभूम और बर्धमान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 8 सीटों पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान होना है। इनमें कृष्णानगर, बहरामपुर, बर्धमान, पूर्व राणाघाट, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, बीरभूम, बोलपुर लोकसभा सीट शामिल है। साथ ही कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी के दौरे पर रहेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली के भुएमाऊ गेस्ट हाउस में अलग अलग पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इस बार रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मैदान में पूर्व कांग्रेसी नेता दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। वहीं राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो करते नजर आएंगे। साथ ही चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन आज नामांकन भरेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी डॉक्टर हर्षवर्धन के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। बीजेपी ने दिल्ली के प्रत्याशियों के नामों का कल ऐलान किया था। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 12 मई को मतदान होना है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। दिल्ली के चांदनी चौक से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को फिर टिकट दिया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली, प्रवेश वर्मा पश्चिम दिल्ली और रमेश बिधूड़ी को दक्षिण दिल्ली से ही चुनाव मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पंजाब में अमृतसर, शंकर लालवानी मध्य प्रदेश के इंदौर और हरिनारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी से चुनाव लड़ेंगे।